हेलो दोस्तों, ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आगामी परीक्षा की तैयारी चल रही होगी, है ना? तो थंबनेल देख करके आप लोग को पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित जो बातचीत है, इनसे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, उनको लेकर के आया हूँ। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, बातचीत के लेखक कौन है ना? बातचीत के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर, चौथा है कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, है ना? क्योंकि बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी ही हैं। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? है ना? बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब होता है? तो पहला ऑप्शन है 23 जून 1843, है ना? दूसरा ऑप्शन है 23 जून 1844, तीसरा ऑप्शन है 23 जून 1845, चौथा ऑप्शन है 23 जून 1846। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए कमेंट में, है ना, फटाफट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी नंबर का, 23 जून 1844 ईस्वी को। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कहाँ था? है ना? तो इनका जो पहला ऑप्शन है वो है समस्तीपुर बिहार, दूसरा ऑप्शन है पटना बिहार, तीसरा है वाराणसी उत्तर प्रदेश, और चौथा जो ऑप्शन है यह है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, है ना? तो आप बताइए जो इनका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में ही था। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, बालकृष्ण भट्ट जी ने कुल कितने निबंध लिखे थे? है ना? कुल कितने निबंध लिखे थे? पहला ऑप्शन है 1000, दूसरा ऑप्शन है ना 1001, तीसरा ऑप्शन है 1002, चौथा ऑप्शन है 1003। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1000 निबंध लिखे थे, है ना? अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बेन जॉनसन ने क्या कहा था? है ना? बेन जॉनसन ने क्या कहा था? तो बेन जॉनसन का मत था कि बोलने से ही मनुष्य के साक्षात्कार होता है। आप लोग बताइए कौन सही होगा? सुनने से ही मनुष्य को जाना जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है चिल्लाने से दबंग की आवाज़ को दबाया जा सकता है, और चौथा ऑप्शन है कि विनम्रता से ही, है ना, अपनी बातों को हमें कहनी चाहिए। तो बताइए दोस्तों आप लोग इनका आंसर। तो पांचवा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, है ना? इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है ना? ये किसका मत था? बेन जॉनसन का मत था। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एडिसन का मत क्या था? है ना? अगला प्रश्न क्या है? एडिसन का मत क्या था? तो पहला ऑप्शन इसमें सच्ची बातचीत केवल 3 व्यक्तियों में भी हो सकती है। दूसरा ऑप्शन है जो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। तीसरा ऑप्शन है झूठी बातचीत 4 व्यक्तियों में हो सकती है ना? और अंतिम चौथा ऑप्शन है सच्ची बातचीत 5 व्यक्तियों में हो सकती है। तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना? क्योंकि असल बातचीत सिर्फ 2 ही व्यक्तियों में हो सकती है। 2 से ज़्यादा जैसे व्यक्ति हो जाते हैं तो वो बात बहुत दूर तक चली जाती है, इसलिए असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में किया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7, बालकृष्ण भट्ट में पढ़ने की अभिरुचि किसने जगाई? बालकृष्ण भट्ट में पढ़ने की अभिरुचि किसने जगाई? ऑप्शन है माता पार्वती देवी, पिता बेनी प्रसाद भट्ट, संतान मूलचंद्र भट्ट, और चौथा ऑप्शन है महादेव भट्ट।
तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा माता पार्वती देवी, है ना, क्योंकि माता पार्वती देवी के द्वारा ही, है ना, इनमें पढ़ने की अभिरुचि जगाई गई, है ना। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला प्रश्न 8वां है, जो हिंदी प्रदीप कितने वर्ष तक प्रकाशित हुआ। तो हिंदी जो प्रदीप है ये कितने वर्ष प्रकाशित हुआ। तो पहला ऑप्शन है 31 वर्ष, दूसरा है 32 वर्ष, तीसरा है 33 वर्ष, चौथा है 34 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, कितने वर्ष, 33 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है। कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है। इसका पहला ऑप्शन है पद्मावती, दूसरा शिशुपाल वध, तीसरा आषाढ़ का एक दिन, और चौथा ऑप्शन है शिक्षादान, है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन नंबर सी, है ना। ये जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया है। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ना, जो बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे, है ना। तो पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग, दूसरा ऑप्शन है द्विवेदी युग, तीसरा ऑप्शन है छायावादी युग, और चौथा ऑप्शन है प्रगतिवादी युग, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आप लोग बताइए कमेंट करके। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भारतेंदु युग के, है ना। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे, भारतेंदु युग के, है ना। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 11 है, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे। तो गाइज ये 2 बार प्रश्न रिपीट हो गया है ना। टाइपिंग 2 बार हो गया है, इसलिए इसको थोड़ा सा स्किप कर देंगे आप लोग। अब इनके ऑप्शन को देखिए। बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे, तो क्या वो पत्रकार थे, काव्यकार थे, क्या निबंधकार थे, कि आलोचनाकार थे। तो आप लोग बताइए ऑप्शन में ये कौन सा ऑप्शन सही होगा। बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे। तो बालकृष्ण भट्ट जो है काव्यकार नहीं थे, क्योंकि वो पत्रकार थे, निबंधकार थे और आलोचनाकार थे, न कि वो महाकाव्यकार थे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर में, जो बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। कौन है बालकृष्ण भट्ट, किस काल के रचनाकार हैं, है ना। यहाँ थोड़ा सा इसको स्किप कर लीजिए। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो पहला ऑप्शन है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल, चौथा है आधुनिक काल। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सही होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा चौथा ऑप्शन, है ना। इनका चौथा ऑप्शन में है आधुनिक काल, है ना। तो आधुनिक काल के ये रचनाकार हैं, कौन, बालकृष्ण भट्ट जी। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है वो क्या है, एकांकी है कि कहानी है कि यात्रा स्मरण है कि ललित निबंध है। बताइए आप लोग फटाफट कमेंट में आंसर कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ललित निबंध, है ना। कौन होगा, ललित निबंध, है ना। तो इनका सही आंसर कौन हो जाएगा, ललित निबंध। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं। अर्थात जो शिक्षित नहीं होते हैं उन्हें अशिक्षित कहा जाता है। तो अशिक्षित लोगों की जो बातचीत होती है उसको क्या कहते हैं। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है ठिठोली, गप, बतकही, हंसी मजाक। तो अशिक्षित लोगों की जो बातचीत होती है उसको बतकही कहते हैं, है ना। अर्थात जो शिक्षित होते हैं वो बतकही नहीं करते हैं, है ना। गप कर सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं, ठिठोली कर सकते हैं, लेकिन वो बतकही नहीं करते हैं जो शिक्षित होते हैं, है ना। इसलिए अशिक्षित लोग ही बतकही करते हैं, है ना। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है।
संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पहला ऑप्शन है तारक, दूसरा है जिज्ञासा, तीसरा ऑप्शन है आत्मीयता और चौथा ऑप्शन है प्रभावपूर्ण भाषा। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आत्मीयता, ऑप्शन नंबर सी, है ना। क्या हो जाएगा? आत्मीयता। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट, है ना, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का क्या नाम था? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम, ऑप्शन देखिए, देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट और सनी प्रसाद प्रकाश भट्ट, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेनी प्रसाद भट्ट, है ना। तो बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है बातचीत शीर्षक के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो आप बनकर निकल पड़ता है। कैसे निकल पड़ता है ना। तो आप लोग इनका आंसर बताइए। ऑप्शन है बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत करके और हंसने से, है ना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो बातचीत, है ना, मवाद जो निकल जाता है तो ये बातचीत करके होगा। बातचीत करके ही, है ना, अंदर जो मवाद जमा रहता है ना वो निकल सकता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे, है ना। बालकृष्ण भट्ट जी पेशे से क्या थे? पहला ऑप्शन है चिकित्सक, दूसरा है व्यापारी, तीसरा है शिक्षक और चौथा है समाज सेवी, है ना। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो जो इसका आंसर सही होगा, है ना, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है ना। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि वो एक, है ना, निबंधकार थे बालकृष्ण भट्ट के पिताजी, है ना, नाटककार थे और पत्रकार थे। ठीक है। तो आगे अगले प्रश्न पर हम जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर में, जो शक्ति शब्द कौन लिंग है। कुछ व्याकरण से भी मैं प्रश्न लिया हूँ, उनको भी देखिए। शक्ति शब्द कौन सा लिंग है ना। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग सही जवाब दीजिए। मैं इसी तरह सभी वीडियो में जो है कुछ 4 से 5 प्रश्न तक लगभग व्याकरण से भी संबंधित लेकर के आऊँगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, अर्थात स्त्रीलिंग। शक्ति शब्द स्त्रीलिंग है ना। अगला प्रश्न पर हम आते हैं। अगला प्रश्न है दुर्घट का क्या अर्थ है ना। दुर्घट का क्या अर्थ है? ऑप्शन है दुर्घटना, बड़ा घटना, सुरक्षित घटना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सुरक्षित घटना, है ना। इसी को कहते हैं दुर्घट। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़िए। लत कौन सा लिंग है? लत कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, उभयलिंग, स्त्रीलिंग और इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इनका आंसर दीजिए आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पुल्लिंग, क्योंकि पुल्लिंग, है ना, ये लत जो है पुल्लिंग शब्द है ना। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है अनुभव कौन लिंग है ना। ये जो अनुभव है शब्द है ये कौन लिंग है? तो अनुभव शब्द कौन लिंग है? ऑप्शन देखिए, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग और इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा पुल्लिंग, क्योंकि अनुभव पुल्लिंग शब्द है ना। अगला प्रश्न है आपका मंदिर कौन सी संज्ञा है ना। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। तो इस पांचों में से जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में देख करके आप बताइए जो मंदिर कौन सी संज्ञा है ना। आप लोग तो बहुत दिनों से पढ़े होंगे संज्ञा, सर्वनाम, है ना। द्रव्यवाचक है या व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है या समूहवाचक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जातिवाचक,
है ना, क्योंकि मंदिर जातिवाचक संज्ञा है ना। अगला प्रश्न है विवाह कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? तो विवाह जो शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है ना। कौन शब्द है? पुल्लिंग शब्द है ना। तो गाइज आप लोग को कैसा लगा मेरा वीडियो? तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आप लोग को नए नए वीडियो मिलते